पेनिनसुलर प्लेट्यू में, प्रायद्वीपीय पठार में। कडप्पा जो है नदी घाटी के आसपास, छत्तीसगढ़ का रीजन, मध्य प्रदेश का रीजन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहाँ दिखेगा ज़्यादा। विंध्यन रॉक मध्य प्रदेश का जो विंध्यन चट्टान है उसके आसपास। द्रविड़ रॉक कहाँ पर बताया मैंने आपको, उमरिया। दक्कन ट्रैप को थोड़ा सा अच्छे से समझो, कहाँ कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र, गुजरात। फिर मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार, छत्तीसगढ़ में मैकल के आसपास, जो मैकल माउंटेन है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे। इसके साथ साथ मिलेगा तेलंगाना में, तेलंगाना के साथ साथ ये कहाँ पर मिलेगा, कर्नाटक में। ठीक है, ये प्रमुख केंद्र है यहाँ पे किसका, दक्कन ट्रैप का। मतलब ये सारे के सारे भारत में किसके भी रीजन होंगे, काली मिट्टी भी यहाँ मिलती होगी। क्लियर, समझना है इस चीज को, पकड़ना है। ये तो मैं बोल रहा हूँ, आधा तो मैं आपको यहीं पर खत्म कर दूंगा पूरा भारत। क्लियर, यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, ब्लैक सॉइल। क्लियर, अब देखो 3-4 चीज को अगर आप पकड़ के अच्छे से समझ रहे होगे तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीज क्लियर लगेगी। अगर आपसे पूछा जाएगा, आगे आगे पढ़ाएंगे भी, अभी तक जितने चट्टान पढ़े, चट्टान के हिसाब से ही आओ। अगर आपसे मैं अभी जितना क्वेश्चन पढ़ाया हूँ उसके हिसाब से आप बताओ, खुद ही आंसर दो कि भारत की सबसे पुरानी फिजिकल यूनिट, भारत का सबसे पुराना भौतिक विभाजन कौन सा होगा, जो कि धारवाड़ के ऊपर, अग्नि के ऊपर तो सब कुछ बन गया है, अग्नि तो नीचे दब गया है। अब उसके बाद जो भी धारवाड़ चट्टान के ऊपर जो चीज बना होगा वही भारत का सबसे पुराना क्या होगा, भौतिक विभाजन होगा। द ओल्डेस्ट फिजिकल यूनिट ऑफ इंडिया मस्ट बी लाइड ऑन, आपका क्या होगा, धारवाड़ रॉक्स। और उसमें क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। मिल गया आंसर, ऐसे ही पढ़ना होता है। क्लियर, अभी समझते हैं। चलो, तो डेक्कन ट्रैप। इसके बाद चलते हैं हम लोग गोंडवाना। इसके पहले आपका गोंडवाना पहले बनता है, सॉरी यहाँ पर आपका सीक्वेंस अलग हो गया। गोंडवाना पहले कर लेना, डेक्कन बाद में कर लेना, ठीक है। गोंडवाना, गोंडवाना कैसे फॉर्मेशन हुआ, रिफ्टिंग जब टूटा और वो क्या हुआ, धंस गया। तो रिफ्टिंग एंड सब्सिडाइजेशन ऑफ लैंड बीनीथ द अर्थ, ठीक है, जमीन का टूटना और पृथ्वी के नीचे दब जाने से, ठीक है। तो गोंडवाना कहां पर हुआ, रिफ्टिंग ऑफ लैंड, इससे बना आपका गोंडवाना। और इसी जमीन के ऊपर अगर आज देखेंगे तो मोस्टली क्या हुआ, जब जमीन उस जगह धंस जाएगा तो उसमें क्या होंगे, नदी बहने लगेंगी ऊपर से। तो मोस्टली ये जो गोंडवाना है आज इंडिया में किस एरिया में मिलेंगे, रिवर वैली जहां पर है। धारवाड़ को जब काट के जहां नदी है वहां पर क्या मिलेगा, कडप्पा। और जहां पर जमीन धंसी है और उसके ऊपर अगर नदी आई है तो उस एरिया में क्या मिलेगा, गोंडवाना। तो मेजॉरिटी ऑफ द गोंडवाना रॉक कहां मिलते हैं, रिवर वैली में, नदी घाटियों में। गोंडवाना रॉक खासकर कहां मिलते हैं, रिवर वैली में, ठीक है, नदी घाटियों में। और नदी घाटी के साथ साथ अगर गोंडवाना को देखेंगे तो किससे बना है ये, गोंडवाना को मैंने आपको पहले बताया, जब ये दबा तो उसके नीचे क्या दबा था, वेजिटेशन एंड, ठीक है, वेजिटेशन, तो फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन के दबने से वो दब गया, उसके कारण आपका ये चीज हुआ। और ये दबाव से आपका क्या बना, इसी में, इसी क्षेत्र में आपको मिलेगा कोयला। तो सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलता है, आपका गोंडवाना में मिलेगा। अब देखो, नदी घाटी और कोयला, यहीं से आपको आधा चीज क्लियर हो जाएगा। तो भारत में जो प्रमुख नदी घाटी है वहीं पर आपको क्या मिल रहा है, कोयला। जैसे कि गोंडवाना सेल्स में कहाँ मिल रहा है आपको, गोंडवाना रॉक्स। इंपॉर्टेंट रिवर वैली, दामोदर रिवर वैली, सबसे ज्यादा आपको यहां पर क्या मिलता है, कोयला। दामोदर में सबसे ज्यादा कोयला मिलेगा, मैक्सिमम कोयला, ठीक है। सबसे अधिक कोयला कहां पर मिलता है, दामोदर नदी घाटी में। और दामोदर नदी घाटी में इंपॉर्टेंट कोयले के खान भी है, वो पढ़ाऊंगा माइनिंग में, यहां भी बताता हूं। इंपॉर्टेंट माइनिंग्स जो दामोदर पे है वो कौन कौन से हैं, झरिया, बोकारो, रानीगंज, ठीक है, पढ़े होगा ना, झरिया, बोकारो, रानीगंज, वो सब कहाँ मिलेगा, दामोदर में, दामोदर घाटी पे। ये कोयले के खान भी है। देखो एक साथ कितने सारी चीज़ों को आप आराम से चीज़ों को जी सकते हो यहाँ पर। इसके बाद नर्मदा वैली, जो नर्मदा वैली है यहाँ पर मिलेगा कोयला, खासकर कहाँ पर, चैचई में, चर्चा, चैचई, ये सब जगह में आपको क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। सोन घाटी, सोन वैली, ठीक है,
सोन वैली में अभी आप देखोगे यहाँ पर झगराखंड, चिरमिरी, ये सारा का सारा वहाँ पर जाएगा। इसके बाद महानदी घाटी, महानदी वैली, कोरबा कोल माइन, कोरबा में है, मुकुंद घाट, गेवरा, कोरबा सब महानदी वैली। क्लियर? तो महानदी वैली का ऊपर वाला पार्ट जो कि आपका गोंडवाना रॉक वाला पार्ट है, और दूसरा जो आपका धारवाड़, देखो इसीलिए महानदी में ऊपर तरफ कोयला दिख रहा है कोरबा के साइड, और महानदी की जो नीचे वाला पार्ट है जहां पर आपका क्या था, धारवाड़ था, इसलिए धारवाड़ के ऊपर क्या मिला आपको, वहां पर कडप्पा मिल रहा है। नीचे तरफ छत्तीसगढ़ में कडप्पा मिलता है, ऊपर तरफ कोयला मिलता है, उसका रीजन यही है। ठीक है, इसके बाद गोदावरी वैली, गोदावरी घाटी, गोदावरी नदी घाटी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिंगरैनी, सिंगरैनी कोयला का खान है। इसके साथ साथ क्या हो गया, वर्धा वैली। तो देखो ये सारे के सारे कोयले घाटी हैं, और यहीं पर आपको क्या मिल रहा है, कोयला मिल रहा है। तो गोंडवाना में आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, और वो कोयला कैसे बना उसको देखना है, और इसी से तो समझना है। देखो अब आपको कम से कम पता चल गया नदी घाटी कहाँ पर कोयला है। अब इस नदी घाटी को भी अगर आपने पढ़ा, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे, देखना कि आपको रटना, मतलब ऐसा रहेगा कि कोयले का कोई भी खान पूछ ले आपके दिमाग में एकदम यहाँ पे रहेगा, आप तुरंत बताओगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गोंडवाना। चल आगे पढ़ते हैं। ठीक है, गोंडवाना के साथ साथ अगला देखेंगे टर्शरी। टर्शरी चट्टान। अब टर्शरी चट्टान जो भारत का है, ये टर्शरी चट्टान कोई ना एक अलग प्रोसेस से बनता है। इसका प्रोसेस क्या है, जब बहुत ज़्यादा कंप्रेशन फोर्स लगता है, जब बहुत ज़्यादा क्या होता है, जो गाद है वो गाद जो होते हैं, गाद मतलब आपके जो डिपोजिशन है, टूटे हुए मिट्टी हुए कुछ भी हो, जब वो डिपोजिशन है और उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स से दबाया जाए तो वो क्या होगा, आपस में जुड़ने लगेंगे, लिथिफाइड हो जाएंगे, दे गेट कॉम्पैक्टेड एंड लिथिफाइड, वो जुड़कर क्या बनेंगे, चट्टान बन जाएंगे, और उसी चट्टान को बोलते हैं टर्शरी रॉक। तो क्या हुआ था, भारतीय प्लेट अपने जहाँ पर 33 सागर के पूरे जो गाद थे, 33 सागर के नीचे का जो क्या था डिपोजिशन था, उसको बहुत तेजी से क्या किया, लेकर आकर आपका इससे, ये क्या है, यूरोप, इससे टकराया, यूरेशियन लैंड से, और इसके कारण ये दबाव से जो आपके यहाँ पर चट्टान बने, जिसके ऊपर आज पूरा हिमालय माउंटेन बना है, उसको बोलते हैं टर्शरी। तो टर्शरी क्या है, इसी टर्शरी में किसका फॉर्मेशन हुआ है, ये किससे कैसे बने हैं, ये बने हैं कंप्रेसिव फोर्स से, बहुत ज्यादा दबाव से। और इस कंप्रेसिव फोर्स में इनमें किस चीज को, क्या चीज दबा हुआ है, सो कंप्रेसिव फोर्स से बने हैं, और इसमें मुख्यतः क्या क्या है आपका, एक तो फ्लूवियल डिपॉजिट भी है, और साथ ही साथ क्या है आपका मरीन डिपॉजिट भी, समुद्री गाद भी है, और साथ ही साथ क्या है, नदी के गाद भी हैं। सो कंप्रेसिव फोर्सेस एंड डिपोजिशन ऑफ फ्लूवियल, फ्लूवियल मतलब नदी, और समुद्री मतलब आपका हो गया मरीन, दोनों से मिलाकर आपका क्या बना है, टर्शरी रॉक। और ये जो टर्शरी चट्टान है, इसमें हमारा भारत में क्या दिखता है आपको, हिमालय। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे नई फिजिकल यूनिट क्या है सीजीपीएससी में, भारत की सबसे नई आपकी क्या है, सबसे नवीन भौतिक विभाजन कौन सा है, वो क्या होगा, हिमालय होगा, क्योंकि इससे बना है टर्शरी से। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, एक और चट्टान बताया जिसका नाम क्या था, प्लिस्तोसीन। उसमें क्या मिलता है, करेवा मिट्टी, और करेवा मिट्टी कहाँ मिलता है, कश्मीर पे। अच्छे से उसको याद रखना। ठीक है, तो ये थे भारत के चट्टान, और उस चट्टानों कैसे बनते हैं, और उससे संबंधित जो भी आपके सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी, और जिस तरह से उनका, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिलेगा, लद्दाख जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, प्लिस्तोसीन लद्दाख जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, ये पूरे हिमालय माउंटेन में, गोंडवाना नदी घाटियों के क्षेत्र में, दक्कन ट्रैप का मैंने आपको क्षेत्र बताया। तो हमने क्षेत्र समझ लिया, वहाँ पर कौन से खनिज मिलते हैं, खनिज के साथ साथ वहाँ पर किस तरह से मिट्टी मिलेगी अगर किसी में मिली है तो, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ों से वो बना है। तो ये हो गया हमारा भारत के चट्टान, ठीक है। और इसमें जितना मैंने आपको बताया है उसको याद रखना, और उसको अच्छे से रिवाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर सारा का सारा आपके सामने होगा। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है भारत के चट्टान। अब चलते हैं हम लोग मृदा पे, सॉइल्स ऑफ इंडिया। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जैसा प्रीलिम्स में रिक्वायर्ड है उस तरह से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं चाहता तो आपको क्या कर सकता हूँ, आपको इसमें बहुत डिटेल में भी इसको पढ़ा सकता हूँ। क्लियर, जो हमारा मेंस का बैच चलता है, जो हमारा रेगुलर बैच चलता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना चलता है, एक दिन 2 से 2.5 घंटे गोंडवाना ही चलता है, ठीक है। पर अभी हम यहाँ पर उतना नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे भारत की मृदा, सॉइल्स ऑफ इंडिया।
टॉपिक का नाम सॉइल नहीं है, सॉइल्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये पहले बता दूं, इसको याद रखना, नहीं तो मैं आपको क्या बताता मिट्टी बनता कैसे है। क्लियर? फिर भी थोड़ा बहुत बात करते हैं कि मिट्टी बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, तो मिट्टी किस चीज़ से बनता है, कंपोजिशन देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉइल इज मेनली फॉर्म्ड बाय, पहला पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब जो चट्टान से वो बनेगा, तो मिट्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक, जैसा चट्टान वैसी सॉइल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि जैसा चट्टान वैसे सॉइल में, धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ रॉक। अब ये धारवाड़ रॉक जो है, अगर धारवाड़ रॉक का हम क्या करते हैं, इरोजन करते हैं और उसमें अगर मिट्टी बनेगा तो कौन सी मिट्टी बनेगी मेजर, आपका लाल मिट्टी, रेड सॉइल। सबसे ज़्यादा आयरन है, आयरन और सबसे ज़्यादा इसी में मिलता है धारवाड़ में, इसलिए वहाँ पर जो मिट्टी बन रही है वो मिट्टी का भी कलर क्या है, लाल है, रेड सॉइल। और लाल मिट्टी का लाल कलर क्यों है, तो रेड सॉइल का मिट्टी का लाल कलर है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। अगेन CGPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, लाल मिट्टी को लाल कलर कहाँ से मिलता है, आयरन ऑक्साइड से, इसी को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड, इसको याद रखिए। अच्छा, फिर अगर हमारे पास कौन सा रॉक है, धारवाड़, वो सॉरी आपका दक्कन। अगर हमारे पास दक्कन ट्रैप है और दक्कन ट्रैप से हमको कौन सी मिट्टी मिलती है, अभी मैंने आपको बताया, दक्कन ट्रैप से आपका बनता है ब्लैक, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल का कलर क्या है, ब्लैक, और वो कलर उसको क्यों होता है, तो ब्लैक इन कलर किसके कारण होता है, फेरिक टाइटेनियम। ब्लैक कलर उसको मिलता है फेरिक टाइटेनियम के कारण। सारा याद रखना, क्लियर? तो जैसा पेरेंट रॉक होगा वैसी हमको क्या मिलेगी, मिट्टी मिलेगी। ओके, इसके साथ साथ दूसरा होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस। ठीक है, मतलब जो आपके जीवाश्म वहां पर मिल रहे हैं, जीवाश्म मत बोलो, आपका ऑर्गेनिक मैटर जो मतलब जैसे कि पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं, अगर वो मिट्टी के ऊपर जम रहे हैं तो मिट्टी को उससे भी क्या मिलता है, ह्यूमस मिलता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर प्लस ह्यूमस, जिस मिट्टी में ये ज़्यादा होगा वो मिट्टी उतनी अच्छी बनेगी, क्योंकि ये क्या करेगा, जितना ज़्यादा वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस होगा तो उतना ज़्यादा मिट्टी क्या बनेगा, उपजाऊ बनेगा, फर्टिलिटी, उतना ज़्यादा मिट्टी क्या होगा, फर्टाइल होगा। तो जितना ह्यूमस है, जितना ऑर्गेनिक मैटर है, उससे उतनी ही अच्छी मिट्टी क्या होगी, आपकी फर्टाइल बनेगी। तीसरा, किसी भी क्षेत्र में मिट्टी कैसी बनेगी, जैसे वहाँ पर क्या होगा, तापमान होगा और वहाँ पर वर्षा होगी। सो टेम्परेचर एंड रेनफॉल। चौथा, कभी भी कोई मिट्टी बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, समय, टाइम। देखो अगर उड़ गया वहां से, थोड़े दिन तक था और उसके बाद उड़ के चला गया, तो मिट्टी कभी भी नहीं बन पाएगा अच्छा। तो कोई भी चट्टान जब टूटा है और वो जो कण है वो कितने समय तक एक जगह पे रहते हैं, वो उससे पता चलता है कि मिट्टी कितना अच्छा बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर सॉइल फॉर्मेशन का है तो वो क्या है, टाइम है। सो आप याद रखें, क्लाइमेट जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, टाइम, ऑर्गेनिक मैटर, पेरेंट रॉक, और ये सारे से आपका क्या बनता है, एक सॉइल बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे भी भारत में सॉइल बना है अलग अलग तरीके से। सॉइल का अलग अलग लेयर होता है, सॉइल होराइजन होते हैं, वो सब नहीं पूछेगा एग्जाम में, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉइल के बारे में बेसिक, की मिट्टी बनता कैसे है। अब भारत में भी इसी तरह से, तो मिट्टी तो ऐसे ही बना होगा ना, ऐसा तो नहीं कि भारत में अलग बन जाएगा। तो इन मिट्टियों को भारत के अलग अलग जगह पे इसको पढ़ा गया। और इंडिया में आप ये भी रखना याद कि जो सॉइल का क्लासिफिकेशन, सॉइल का वर्गीकरण भारत में कौन करता है, वो करता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, ICAR ने क्या किया, भारत के मिट्टी का वर्गीकरण किया और बताया भारत में मुख्य 8 प्रकार की मिट्टी है। टोटल कितने बताए, 8 मिट्टी। ICAR के हिसाब से इंडिया में कितने, टोटल 8 मिट्टी हैं, जिसमें से 4 मिट्टियों को उसने बोला मेजर सॉइल ऑफ इंडिया, 4 मुख्य बोला गया, 4 मेजर और 4 माइनर। 4 मुख्य मिट्टी हैं और 4 क्या है, माइनर मिट्टी है। ठीक है, तो 4 मेजर सॉइल है भारत में और 4 आपके माइनर हैं।
जो मेजर सॉइल हैं भारत के उसमें कौन कौन से हैं? 4 में। सबसे पहले अलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल इसको बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। अलुवियल सॉइल के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट मिट्टी, जो दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है भारत की, वो है आपकी लाल मिट्टी। प्रमुख मतलब विस्तार के हिसाब से भी देखते हैं किस तरह से प्रमुख बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अलुवियल, उसके बाद लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के बाद जो एक और प्रमुख मिट्टी है वो कौन सी है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। क्लियर? अलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। और चौथी जो मेजर मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं? लेटराइट सॉइल, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट को तो हिंदी में भी लेटराइट बोलते हैं, ठीक है। तो अलुवियल, रेड, ब्लैक और लेटराइट। उसी तरह से जो 4 माइनर मिट्टी हैं उनको भी देखते हैं। क्लियर? जो माइनर में 4 आएंगे उसमें से एक है आपका मरुस्थली मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। मरुस्थली मिट्टी, डेजर्ट सॉइल, ठीक है। दूसरा मिट्टी को क्या बोलते हैं? सलाइन अल्कलाइन सॉइल, लवणीय मिट्टी, ठीक है, जिसमें लवण की मात्रा है, नमक की मात्रा है, सलाइन अल्कलाइन सॉइल। ठीक है। जो तीसरे तरह की मिट्टी जो छोटे ग्रुप में आती है, डेजर्ट सॉइल, सलाइन अल्कलाइन के बाद जो छोटे ग्रुप में आएगी वो कौन सी है आपकी? आपका माउंटेन सॉइल, माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल, पर्वतीय, या उसको बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है, पर्वतीय। माउंटेन या इसको बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल, पर्वतीय मिट्टी, या आप बोल सकते हैं इसको वन वाली मिट्टी, ठीक है। और एक और तरह की मिट्टी है जिसको बोला जाता है पीट, पीटी सॉइल। क्लियर? और जो सलाइन अल्कलाइन है इसको एक और नाम से भी जानते हैं मैंग्रोव सॉइल, क्योंकि इन क्षेत्रों में यहां पर मुख्य तरह से वन मिलता है मैंग्रोव, और मैंग्रोव सलाइन अल्कलाइन में मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया भारत के कुछ प्रमुख मिट्टी जो कि किसने बताए हैं? ICAR ने बताए हैं। अब क्वेश्चन को ट्रेस करते हैं कि यहां पर क्वेश्चन CGPSC एकदम बेसिक लेवल पे क्या पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को अगर पता है तो आप लोग अपने आप में इसका आंसर भी बोलेंगे, पॉज करेंगे वीडियो को, आंसर बताएंगे, फिर सोचेंगे कि क्या सही है। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। हाँ, जितनों ने काली मिट्टी सोचा था या जितनों ने काली मिट्टी मारा है, -2.66 लिख लो अपने पीछे, क्योंकि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी, मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ आ रहा है? -2.66 वालों सही से पढ़ो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी, द सेकेंड मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया, अब होगा ब्लैक सॉइल, सेकेंड मोस्ट। मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो सेकेंड मोस्ट फर्टाइल सॉइल या दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। ये 2 क्वेश्चन को ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो होगा हम लोग क्वेश्चन को ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, दूसरा क्वेश्चन कहां से बनेगा वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है इसी जो टेबल बना है इस टेबल में से, या ये जो लिखे हम लोग इसमें से, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ग्रुप इज द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा आपका एरिया में किसका एक्सपेंशन है? तो मैक्सिमम एरिया में कौन सी मिट्टी मिलती है इंडिया में? अगेन ब्लैक, सॉरी नहीं, आपका रेड भी नहीं, आपका एलुवियल सॉइल। तो भारत में अगर हम लोग एरिया वाइज देखेंगे तो मैक्सिमम एरिया में आपको क्या मिलता है? इन ऊपर के चारों में ही देखना, ठीक है। सो मैक्सिमम एरिया, लगभग भारत के 40% एरिया में हमको क्या मिलता है? आपका एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो एरिया वाइज अगर देखेंगे तो आपका क्या है? सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल, लगभग 40% एरिया में। एलुवियल के बाद आता है आपका लाल मिट्टी, ठीक है। रेड सॉइल लगभग 27% एरिया के करीब है इसका। इसके बाद अपन देखेंगे ब्लैक सॉइल, लगभग यह आएगा आपका 17 से 22% के करीब। और उसके बाद लास्ट में आपका आएगा लेटराइट सॉइल, जो कि 15 से 17% है।
वैसे 22 और 17 ही लिख लो, एक साथ ऊपर के फिगर को लिख लेते हैं। प्रतिशत नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी गया तो किसका पूछेंगे, एलुवियल सॉइल का। तो वो कितना है, लगभग 40%। वो ऐसा क्वेश्चन दे देंगे कि भारत में जलोढ़ मिट्टी 50% से अधिक क्षेत्रों में मिलती है, तो नहीं, वो कितने मिलती है, इट फाउंड इन लेस देन 50% बट मोर देन 40% और अराउंड 40%। ठीक है, सो एलुवियल सॉइल, ये दो क्वेश्चन तो बिल्कुल आप अपने कॉपी में अलग से लिख लो, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे ज़्यादा आपका फर्टाइल और सबसे कम फर्टाइल। तीसरा क्वेश्चन नोट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन यहां से क्या पूछेगा, इनमें से जो इतने भी मिट्टी दी हैं सबसे ज्यादा जल भरण क्षमता, जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सबसे अधिक जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये किसका है, काली मिट्टी। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है, काली मिट्टी में होती है। ठीक है, अब जनरल क्वेश्चन के पीछे चलते हैं, जो जनरल क्वेश्चन आपसे एक दो पूछे जा सकते हैं। पहली बात, काली मिट्टी को जनरल नाम क्या है, काली मिट्टी को और क्या बोलते हैं, रेगूर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, काली मिट्टी को क्या बोला जाता है, रेगूर। ठीक है, काली मिट्टी को रेगूर। जो आपके जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल, भारत में इसके दो मुख्य उसके क्या है, रूप हैं। टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एलुवियल सॉइल फाउंड इन इंडिया, द खद्दर एंड द बंगर। ठीक है, तो यहां पर एलुवियल सॉइल के दो प्रमुख तरह के मिलते हैं एलुवियल भारत में, एक है खादर और दूसरा है बांगर। एक होता है बांगर मिट्टी, एक होता है खादर मिट्टी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कौन सा पुराना होता है, कौन सा नया होता है। पढ़ाऊंगा इसको मैं आपको नदी घाटियों में, लेकिन अभी आप इसी जनरली बता देता हूं कि आपका जो खादर है वो नया होता है और बांगर जो है वो क्या होता है, आपका पुराना होता है। ठीक है, तो न्यू एलुवियम को हम क्या बोलते हैं, ये जो नया है न्यू एलुवियम, न्यू कैसे, क्योंकि ये बाद में बना है। नया कौन सा होगा, जो अभी बना होगा, जो पहले बना होगा बाद में। ठीक है, तो बाद में बी आता है कि क्या आता है, बाद में आपका आता है के, तो न्यू एलुवियम को क्या बोलते हैं, खादर। ठीक है, और ओल्ड एलुवियम को हम क्या बोलते हैं, बांगर। मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाना चाह रहा हूं, मैंने तो आपको बहुत डिटेल में इसको ऐसा पढ़ा देता कि आप जीवन भर के लिए आपके लिए वो हो जाता और मेंस भी आंसर लिख जाते, जैसा हम अपने रेगुलर बैच में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको प्री का क्वेश्चन को ट्रेस करते हुए पढ़ना है, तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन को पहले आपको ट्रेस करा रहा हूँ जो पूछे जाते हैं या जो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, या जिस फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके बारे में डिटेल पढ़ना। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल के बारे में दो जानकारी रखिए कि खादर और बांगर इससे संबंधित है, साथ ही साथ ये सबसे आपके क्या है, फर्टाइल सॉइल है। इसके साथ साथ आपका मैक्सिमम एरिया में मिलता है। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में लाल कलर किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, अभी बताया था मैंने, सॉरी फेरस ऑक्साइड के कारण। लाल कलर किससे होता है, फेरस ऑक्साइड से। और किससे बन रहा है, धारवाड़ रॉक से। काली मिट्टी को भी हमने देखा डक्कन ट्रैप से बन रहा है, और ये क्या है, दूसरा सबसे फर्टाइल सॉइल है। लेटराइट सॉइल जो है भारत में, लेटराइट सॉइल बनता है एक प्रोसेस से, उस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। लेटराइट सॉइल किस प्रोसेस से बनता है, निश्चलन। ठीक है, लीचिंग, निश्चलन विधि, या आप देख सकते हैं लीचिंग, द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस से क्या बनता है आपका, लेटराइट सॉइल। क्लियर, ये वो क्वेश्चन थे जो आपको बिल्कुल आने ही चाहिए, टिप में होने चाहिए। अब पूछता है यही सबसे जीपीसी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक एक मिट्टी को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सारी मिट्टी को पढ़ते हैं एक एक करके, जिससे आपको मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन भी ट्रेस कर दिया मैंने आपके लिए। और अब आप लोग देखते हैं कि मिट्टी में और क्या क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, उसको भी देख लेते हैं। चल, सबसे पहले एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। हिंदी भी मैं बोलते ही चल रहा हूं, आप लोग लिखते चलेंगे। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप, सबसे अधिक सॉइल। ठीक है, मैक्सिमम एरिया वाइज, सबसे अधिक एरिया वाइज भी है। ठीक है, सबसे अधिक विस्तार है। मोस्ट फर्टाइल, सबसे अधिक फर्टाइल, सबसे अधिक क्या है, ये उपजाऊ है। ठीक है, भारत में अगर देखेंगे एलुवियल सॉइल के तो दो टाइप्स के मिलते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स, और भी मिलते हैं पर जो मेजर है, मेजर 2 टाइप्स।
ठीक है। एक है खादर, एक है बांगर, खादर एंड बांगर। खादर को हम बोलते हैं न्यू एलुवियम, खादर क्या बोलते हैं? न्यू एलुवियम। बांगर को क्या बोलते हैं? ओल्ड एलुवियम, पुराना है ये। क्लियर? तो सबसे बड़ा सॉइल ग्रुप है, मैक्सिमम एरिया में है, मोस्ट फर्टाइल, और ये इसके क्या हुआ है जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है। बनता कैसे है फॉर्मेशन? ये बनता कैसे है? नदी जब क्या करती है, अपने साथ गाद को बहा कर लाती है और नदी उसको क्या करती है? जमाव करती है बाय इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल बाय रिवर। ठीक है। तो बाय इरोजन एंड डिपोजिशन, और ये इरोजन और डिपोजिशन कौन कर रहा है? नदी। तो नदी जब लाकर उसको जमाती है तो इससे किसका निर्माण होता है? आपका एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है। क्लियर? इसको याद रखना। अब ये एलुवियल सॉइल अगर इंडिया में देखेंगे तो मेजरली ये कहां पर देखने को मिल रहा है आपको? सिंधु और आपका क्या है? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, वहां पर सबसे ज्यादा इसका विस्तार है। ठीक है। सो एलुवियल सॉइल का जो मैक्सिमम आपका कहां पर है? मैक्सिमम एक्यूमुलेशन इंडिया में, तो ये कहां पर है? गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स और नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, और इसे क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। उत्तर का महान मैदान, उत्तर का महान मैदान जो है वहां से आपको क्या मिलता है? उसी क्षेत्र में सबसे अधिक आपका क्या मिलेगा? एलुवियल सॉइल, और लगभग 40% एरिया मिलता है। ठीक है। और इस एरिया में क्योंकि यहाँ पर नदी भी है, और नदी ही तो ला रही इसको, तो नदी तो पक्का होगी, नदी भी, और ये क्या है उसके कारण ये उपजाऊ मिट्टी भी है, इसलिए इस एरिया में भारत में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा। सबसे अधिक कृषि भी किस मिट्टी के ऊपर होती है? एलुवियल सॉइल। और भारत में ये पूरा का पूरा जो एलुवियल सॉइल का रीजन है, यहाँ पर इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेनरी ऑफ इंडिया, भारत का अन्नगार। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं? भारत का अन्नगार, द ग्रेनरी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से जो फसल लिए जाते हैं उसमें क्या आएगा आपका? गेहूं। सबसे अधिक यहाँ पर गेहूं लिया जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर गेहूं सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। गेहूं के साथ साथ यहाँ पर और भी हम क्या उगाते हैं? चावल, राइस। ठीक है। वहाँ पर शुगर केन, गन्ने की खेती होती है उत्तर प्रदेश उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा। गन्ने को मैं अलग से ही पढ़ाऊंगा, पर अभी इसको जनरल लेके चलेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका एलुवियल सॉइल। एलुवियल के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे मिट्टी के ऊपर। दूसरे मिट्टी का नाम क्या है? दूसरी मिट्टी का नाम है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। ठीक है ना। एक एक तो राज्य का नाम नहीं बता रहा हूं मैं कि आपको किस किस राज्य में, हर जगह मिलते हैं सारे चीज। ठीक है। पर मेजर को अपन को समझते हुए चलना है। क्लियर? रेड सॉइल, लाल मिट्टी। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये किससे बनता है? इरोजन ऑफ धारवाड़ रॉक, फ्रॉम धारवाड़ रॉक, धारवाड़ चट्टान से बनता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बात, रेड सॉइल से पहले आप अभी एलुवियल में थोड़ा सा रहिए। ठीक है। एलुवियल सॉइल में लिखिए यहां पर। ठीक है। हम लोग इसका थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, कि केमिकल कंपोजिशन को ही पूछाता है। तो अगर हम लोग एलुवियल मिट्टी के केमिकल कंपोजिशन के ऊपर जाएंगे तो देखो, भारत में सारी की सारी मिट्टी को देखोगे तो वहां पर नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की यहां पर क्या है? कमी है, लेस। ठीक है। नाइट्रोजन की कमी है, यहां पर नाइट्रोजन नहीं होता। ह्यूमस कंटेंट नहीं है, नाइट्रोजन और ह्यूमस कंटेंट नहीं है। क्यों नहीं है? नदी से वो बह जा रहे हैं तो ह्यूमस और नाइट्रोजन कंटेंट यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और क्या नहीं है यहाँ पर? किसकी कमी है? तो ह्यूमस, नाइट्रोजन के साथ साथ यहाँ पर फॉस्फोरस की भी कमी है। तीन तरह के क्या होते हैं फर्टिलाइजर को अगर देखेंगे तो तीन इंपॉर्टेंट किसको देखते हैं? NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। NPK का रेशियो कितना होना चाहिए? 1:2:4। ये आपका सरकार बोलती है। ठीक है। कितना होना चाहिए? 1:2:4 का रेशियो कहीं भी किसी भी मिट्टी में। तो यहाँ पर ना तो आपको नाइट्रोजन मिल रहा है, ना तो आपको क्या मिल रहा है? फॉस्फोरस मिल रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी नहीं है, फॉस्फोरस भी नहीं है, ह्यूमस नहीं है।
और सबसे अधिक यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर है क्या, मैक्सिमम अगर देखेंगे तो जो है यहाँ पर वो है आपका पोटेशियम। तो इस जगह में अगर आपको कृषि करना है, इफ यू वांट टू डू एग्रीकल्चर इन दिस एरिया, आपको क्या पहुंचाना पड़ेगा, नाइट्रोजन और ह्यूमस डालना ही पड़ेगा अगर अच्छे से करना है बड़े लेवल पे। इसीलिए इस नाइट्रोजन को दिया जाता है सब्सिडी में, और उस नाइट्रोजन को सब्सिडी में जिस रूप में देते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूरिया। और भारत में सबसे ज़्यादा सब्सिडी में देने वाला कोई फर्टिलाइजर है तो यूरिया है। इसी कारण को भी समझते हुए चलो, ठीक है। तो आपका क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। पोटेशियम मिलता है, फास्फोरस ये नहीं मिलता। पोटेशियम और लाइम का कंटेंट यहाँ पर अच्छा है, पोटेशियम और लाइम, ठीक है। तो पोटेशियम और लाइम मिलेगा पर नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं देखने को मिलेगा। सेम चीज, यही चीज देखोगे ना तो लाल मिट्टी भी कुछ इसी तरह से एक्ट करती है, ठीक है। अब देखते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का फॉर्मेशन किससे हुआ, धारवाड़ रॉक से। लाल कलर कहां से आया, रेड इन कलर बिकॉज ऑफ फेरस ऑक्साइड, ठीक है। लाल मिट्टी क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप। सबसे बड़ा कौन सा है, एलुवियल है, इसकी क्या है पास, सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप। साइज के हिसाब से, एरिया वाइज बात हो रही है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद लाल मिट्टी के सब टाइप्स देखने को नहीं मिलते। छत्तीसगढ़ में आपको पढ़ाया जाएगा डोमट ओमट, वो आपको पढ़ाएंगे सर, आप देख लेना, ठीक है। इसका मैंने आपको क्या बताया, इरोजन किसका हो रहा है यहाँ पर, धारवाड़ चट्टानों का, और उससे बनती है लाल मिट्टी, ठीक है। और ये अगर लाल मिट्टी देखेंगे तो खास कर ये कहाँ पर आपके प्रायद्वीपीय पठार में मिलता है। मैक्सिमम एक्सपेंशन इसका अगर देखेंगे तो कहाँ पर मिलेगा, मैक्सिमम एक्सपेंशन इन पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्लियर। फिर चाहे वो आप देखो छत्तीसगढ़ का नीचे वाला हिस्सा देख लो, तेलंगाना का हिस्सा देख लो, आप नीचे जाएंगे कर्नाटक के हिस्से में, तमिलनाडु के हिस्से में, तो हर जगह आपको क्या मिलेगा, लाल मिट्टी। और लगभग 28% भारत में लाल मिट्टी होती है, लगभग 40% क्या है आपका, ये लगभग 40% है, और ये अगर देखेंगे तो लगभग 28% है। 2 मेजर सॉइल, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन लाल मिट्टी में भी याद रखो। लाल के बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें भी अगर हम लोग केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो याद रखना लाल का भी केमिकल कंपोजिशन लगभग ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा मत कुछ याद करो, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन लाल, एलुवियल, रेड, ब्लैक का थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। तो एलुवियल और रेड का तो लगभग आपका केमिकल कंपोजिशन सेम ही होता है, ठीक है। थर्ड में चलते हैं, ब्लैक सॉइल। इंपॉर्टेंट है ये, सीजीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल, क्लियर। ब्लैक सॉइल, अब इसमें देखते हैं ये क्या है, सेकेंड मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया, भारत का दूसरा सबसे उपजाऊ, ठीक है। अगर हम लोग उसमें देखेंगे विस्तार में एरिया वाइज, तो एरिया वाइज क्या है, थर्ड रैंक है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन की, बनता कैसे है। अभी बताया मैंने, बनता है इरोजन ऑफ डेक्कन लावा, ठीक है। लावा से निर्मित एक मिट्टी, यही पूछेगा कि लावा से निर्मित कौन सी मिट्टी है, तो लावा निर्मित कौन सी है, सॉइल। लिख लो ये लाइन को, सॉइल फॉर्म बाय लावा, वो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको ऐसा ही बोला जाता है, ठीक है। डेक्कन लावा से बनता है, फॉर्म फ्रॉम द डेक्कन लावा, क्लियर। वो कौन सी है, ब्लैक सॉइल। किस रीजन में मिलेगी, जिस रीजन में आपका डेक्कन ट्रैप मैंने बताया, अभी आपको बताया था, महाराष्ट्र, करना, गुजरात वगैरह, बस सिंपल सा है बिल्कुल, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, छोटा करना है नोट्स को, उससे लिंक करते हुए पूरे को क्या करना है, 10 पेज में सबमिट करना है, ऐसे ही सबमिट होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या मिल रहा है, किस एरिया में मिलता है, जिस एरिया में आपको क्या मिलेगा, आपका डेक्कन ट्रैप मिलेगा, वहां पर आपका मिलता है ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी के हम लोग थोड़ी सी विशेषताओं पे बात करते हैं, फीचर्स पे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग काली मिट्टी देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ये काली मिट्टी में जितनी भी मिट्टी हम पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर चीका क्ले कंटेंट है किसमें, तो किसमें, वो काली मिट्टी, तो मैक्सिमम क्ले कंटेंट। पहला। नंबर 2, मोस्ट फर्टाइल सॉइल, तो हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। सबसे अधिक क्ले कंटेंट, उसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मोस्ट सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और मोस्ट की जगह लिखो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सबसे अधिक जल धारण क्षमता,
ठीक है, सबसे अधिक पानी रहेगा। इसके बाद इसकी एक खासियत होती है कि गर्मी के दिन में क्या होता है, ये ठोस जम जाता है, कड़ा हो जाता है। इट बिकम ब्रिटल ड्यूरिंग द समर डेज और द हॉट डेज एंड बिकम वेरी सॉफ्ट ड्यूरिंग द कोल्डर डेज। ठीक है, तो जब बहुत गर्मी पड़ती है तो ये क्या होता है, हार्ड हो जाता है, और जब बारिश पड़ती है तो क्या होता है, एकदम चिपचिपा सा बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग कभी याद रखते होगा कि बाढ़ का जब भी आप आंख बंद करके फोटो सोचो, मन में सोचो कि बाढ़ आपका क्या हुआ, सूखा हुआ है, तो सूखे में आप क्या देखते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है कि जमीन ऐसे फटी हुई है, होता है ना, ऐसी मिट्टी ऐसी दिखने लगता है, केक जैसा यहाँ बन जाता है, छोटे छोटे केक जैसा। बारिश वारिश में कीचड़ के ऊपर जाओगे तो ऐसा कुछ रहता है। तो इस तरह से कब बन जाता है, जब वो सूख जाता है, इसको बोलते हैं ब्रिटल। सो क्या होता है, जब गर्म है तो इट बिकम ब्रिटल, सूख जाता है और ठोस हो जाता है, ब्रिटल एंड हार्ड। ठीक है, और जब यहां पर बारिश होती है, रेन, ठीक है, तब ये क्या बन जाता है, सॉफ्ट एंड लोम। लोम मतलब चिप, आपका गीला और चिपचिपा सा। ठीक है, क्योंकि क्ले है, रेत क्या हो रहा है, आपका जो क्ले है, वो मिट्टी जो है वो गीली हो जा रही है, तो गीली मिट्टी फिर क्या होगी, चिपकने लगेगी। तो इसी के कारण क्या होता है, ये एक टाइम पे फूल जाता है और दूसरे टाइम पे क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और ये फूलने सिकुड़ने से क्या होता है, मिट्टी अपने आप, जैसे जुताई करने का क्या पर्पस होता है, प्लोइंग का पर्पस क्या होता है, मिट्टी को आप क्या करते हैं, पलटाते जाते हैं, जिससे कि क्या हो, मिट्टी वापस उसमें जब आप क्या मिलाओगे, फर्टिलाइजर मिलाओगे, तो उससे क्या होगा, एक और अच्छे से फर्टाइल बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, अपने आप ही अपने आप को फर्टाइल कर लेता है, सेल्फ प्लोइंग बोलते हैं इसको। इसीलिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। इसको आपको अलग से अगर यहाँ पर नहीं भी दोगे सब कुछ चीज़ें तो भी होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका सेल्फ प्लो। और क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मिट्टी के बीच में पोर्स बन गए हैं, गड्ढे बन गए हैं, तो इसी गड्ढे में क्या होगा, हवा आसानी से यहाँ पर एंटर कर सकता है, हवा। और हवा जितना ज़्यादा आपकी मिट्टी के अंदर तक जाएगा उतना मिट्टी क्या होता है, उपजाऊ बनता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एरिएटेड भी, स्वयं से ही क्या करता है, हवा को भी मिलता है, तो सेल्फ एरिएटेड भी है ये। सेल्फ एरिएटेड, सेल्फ फ्लो। ठीक है, और ये किसकी खासियत है, सारी की सारी काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी को अच्छे से याद रखना, और किस क्षेत्र में मिलता है और कहाँ मिलता है भारत में। क्लियर, ये हो गया। अगला, ठीक है, वो लास्ट के 4 को मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कुछ कुछ उसके लिए। ठीक है, उसमें ज़्यादा आपको माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। लेटराइट, लेटराइट मिट्टी पहली बात ही कहाँ पर मिलती है, हाईलैंड एरिया में। ठीक है, जो ऊपर का क्षेत्र है वहाँ मिलेगी, हाईलैंड एरिया में। क्लियर, जहाँ पर आपका क्या हो रहा है, काफ़ी अच्छा हाईलैंड के ऊपर, अगर ऊपर वाले क्षेत्र में देखोगे तो वहाँ क्या होता है, सनलाइट काफ़ी अच्छा आता है। ठीक है, तो ऊपर का क्षेत्र काफ़ी गर्म भी होता है और रात में ठंडा भी होता है। ठीक है, तो ऐसे एरिया में, हाईलैंड एरिया में खासकर मिलता है आपका लेटराइट सॉइल। दूसरा बात, लेटराइट सॉइल बनता किससे, लीचिंग से। लीचिंग विधि है, लीचिंग प्रोसेस से। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो सिलिका, देखो आपका जो अर्थ का सबसे ऊपर लेयर है वहाँ पर क्या है, सियाल, और उसको बोलते हैं सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम सबसे अधिक होता है। तो इस एरिया में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ता है, ठीक है, और एक टाइम पे क्या होगा, बारिश होगा, तो बारिश होता है तो सिलिका क्या होता है, ऊपर से घुलकर नीचे की ओर चला जाता है, और ये सिलिका नीचे चले जाता है तो ऊपर के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, आपका एल्युमिनियम। ठीक है, और पानी वहाँ से आसानी से निकल जाता है और वो मिट्टी एकदम ठोस हो जाती है। खासकर गमले को देखो, अपने घर के गमले के ऊपर अगर पानी डालते जाते हैं, दिन भर वो रहता है, तो पानी एक बार निकल जाता है और वो मिट्टी एकदम ठोस सी बन जाती है, और वही जो ठोस सी मिट्टी बच जाती है, लीचिंग मतलब वो पानी क्या हो रहा है, नीचे से निकल गया, और उसके बाद जो वो मिट्टी बच जाती है उस मिट्टी को बोलते हैं लेटराइट सॉइल। ठीक है, तो लीचिंग प्रोसेस, और लीचिंग प्रोसेस से बनता है आपका लेटराइट सॉइल। क्लियर, और इसी लेटराइट सॉइल को अगर देखते हो आप लोग का हाईलैंड एरिया में मिलेगा, ये लीचिंग प्रोसेस से बनेगा। तीसरी चीज लेटराइट मिट्टी के बारे में, और ये सुटेबल किसके लिए होता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, बागवानी फसलों के लिए। दूसरी बात ये क्या हो जाती है, ठोस बन जाती है, हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के कारण ही लेटराइट सॉइल कृषि से ज़्यादा किस चीज़ के लिए उपजाऊ आपका यूज़ होता है, लेटराइट सॉइल मेनली यूज़ होता है आपका ब्रिक्स और आपका बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के लिए। सो यूज फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स,
और इसमें भी बिल्डिंग मटेरियल में स्पेशली क्या बनाने के लिए, ब्रिक्स, ईंटें बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली मिट्टियों में से एक है आपका लेटराइट मिट्टी। क्लियर है? और लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलेगा आपका, भारत में जो हाईलैंड एरिया है वहाँ पे। क्लियर? तो इसको याद रखना लेटराइट को। आगे चलते हैं। लेटराइट के बाद ये क्या हो गया, 4 प्रमुख मिट्टी हो गए भारत के। ठीक है, अब बचे कौन से, जो छोटे छोटे मिट्टी हैं उनको समझते हैं। दस मिनट में आपका खत्म हो जाएगा, बस आपको छोटी मिट्टियों को समझना है। क्लियर? इसके बाद हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, ओके, सॉरी, हाँ चलो। अब आपका 4 जो छोटी मिट्टी है उनको देखो, उसमें थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा मत लिखो। क्लियर? मेन सेंस होता तो मैं आपको इसका भी फॉर्मेशन सब कुछ समझाता है, लेकिन अभी हम लोग को जितना रिक्वायर्ड हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, मरुस्थली मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। ठीक है, तो ये कहाँ पर है आपका, भारत के डेजर्ट वाले क्षेत्र में। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है भारत में, लद्दाख के क्षेत्र में, और दूसरा हार्ड डेजर्ट कहाँ पर है, तो खास कर थार डेजर्ट राजस्थान के क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेत, सैंड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम सैंड होता है यहाँ पर। ठीक है, और अगर पानी को धरने की क्षमता बोलेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, वेरी लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और ये क्या होती है आपकी, अनफर्टाइल होती है, उपजाऊ है ही नहीं है। ठीक है, तो ये लगभग क्या होती है, नॉट इनफर्टाइल, इनफर्टाइल होता है। और इट कैन बिकम फर्टाइल, लिखो इट कैन, ये फर्टाइल बन सकता है, यह उपजाऊ बन सकता है अगर यहां पर क्या हो, इफ इरिगेशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अगर वहां पर हम इरिगेशन करते हैं, वहां पर हम पानी पहुंचाते हैं, सिंचाई करते हैं, तो ये क्या हो सकती है, फर्टाइल बन सकती है, खासकर राजस्थान के क्षेत्र में। इसीलिए इस चीज को समझते हुए राजस्थान में क्या बनाया गया था, इंदिरा गांधी कैनाल, कि मिट्टी में अगर हम पानी पहुंचाएंगे तो जरूर वो फर्टाइल बनेगी, तो पानी का भी वहाँ पूर्ति होगा और साथ साथ वहाँ कृषि भी कर पाएंगे। समझा करो किसी चीज़ की ज्योग्राफी को, तब पता चलेगा उस एरिया में उस चीज़ को क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल के बाद होता है आपका माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन या फॉरेस्ट। ठीक है, इसको तो आप लोग जनरल समझ ही रहे हैं, जो पर्वतों में या वनों के क्षेत्र में मिलेगा वो क्या होगा आपका, माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल। इसमें आपका क्या होगा, ह्यूमस का कंटेंट काफ़ी अच्छा होगा, ह्यूमस कंटेंट इसमें हाई होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन भी काफ़ी अच्छे मात्रा में होगा। ठीक है, जो आपकी काली मिट्टी है, काली मिट्टी में भी आपको याद रखना, काली मिट्टी में लिख लो या तो लिखना चाहो तो, नाइट्रोजन की कमी है काली मिट्टी में, ह्यूमस की कमी है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होगा, ह्यूमस भी नहीं होगा, और वहाँ पर भी पोटेशियम की कमी होगी। ठीक है, पोटेशियम उतना कम नहीं होगा, बट फिर भी वहाँ पर भी पोटेशियम की कमी होगी, फॉस्फोरस मिलेगा, लाइम वहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग डेजर्ट को देखते हैं, माउंटेन आपका सॉरी आपका पर्वतीय मिट्टी को या आपका फॉरेस्ट वाले को, तो वहाँ पर ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है। और खास कर क्यों होगा ये ह्यूमस और ये सब, क्योंकि पूरे वन है ना, तो वन से बार बार पत्ते गिरेंगे और पत्ते क्या करेंगे, उस चीज़ को रिप्लेनिश करेंगे, तो नाइट्रोजन ह्यूमस अच्छा होगा, पर यहाँ पर फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी होगी। क्लियर? इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला, सलाइन अल्कलाइन, जो लवणीय है। ठीक है, सलाइन अल्कलाइन, जहाँ पर लवण है मतलब नमक है, नमकीन। और इसी को हम बोलते हैं मैंग्रोव। ठीक है, क्योंकि इन मिट्टियों पे मैंग्रोव वन मिलते हैं, और मैंग्रोव वन कहाँ पर मिलेंगे, ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर नदी और समुद्र का संगम होता है, और समुद्र वाले क्षेत्र में मिलते हैं मैंग्रोव वन। पढ़ाऊंगा भारत का मैंग्रोव, लेकिन अभी उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सॉल्टी सॉइल है, सॉल्ट है, नमक की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, और नमक मात्रा ज़्यादा होने से इसी में का एक विशेष प्रकार का सॉइल होता है, इसी नमकीन सॉइल, इसको क्या बोलते हैं, करी। ठीक है, जनरल नाम इसको क्या बोला जाता है, करी। करी एक तरह का नमकीन सॉइल है। ठीक है, सलाइन सॉइल जो कि केरला के रीजन में मिलता है। क्लियर? तो इसको याद रखिए। और ये सलाइन सॉइल क्या होता है, इसमें आपकी कृषि की उपज बहुत कम हो सकती है, हम मिलेगा ही नहीं कृषि। और दूसरी बात, जो आपका समुद्री क्षेत्र वहाँ पर क्या मिलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। कल पढ़ाऊंगा आपको बाद में मैंग्रोव फॉरेस्ट अलग से,
क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले साल ही पूछा गया था मैंग्रोव वन पे, पिछले के पिछले साल सुंदरवन को पूछा गया था। ठीक है, तो अलग अलग भारत में कहाँ कहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। सलाइन सॉइल कहाँ पर मिल रहा है, खासकर ये सलाइन सॉइल आपको मिलेगा जो भी भारत के तट वाले क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम आपका हाई टेम्परेचर एरिया एंड द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, वहाँ पर यह मिलेगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने से क्या होगा, पानी वहाँ से उड़ जाएगी और पानी उड़ने से उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा नमक और नमकीन हो जाएगी वो मिट्टी। और तट वाले क्षेत्र में क्या होगा, समुद्र का नमक आएगा और उसके कारण भी उस जगह की मिट्टी क्या होगी, नमकीन हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्रों में मिलेगा। बहुत अधिक तापमान, हाई टेम्परेचर एरिया एंड द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, ये चीज़ को याद रखिए। ठीक है, इसके बाद आपका एक और मैंने बताया था पीट। पीट सॉइल जो है वो ऐसे क्षेत्रों में बनेगा जहां पर आपका क्या नहीं है, ड्रेनेज नहीं है अच्छे से, मतलब ऐसा जगह जहां पर पानी जमा हो जाता है, पानी वहां से निकल नहीं पाता। ठीक है, सो बैड ड्रेनेज एरिया, जहां पर ड्रेनेज कम है, जहां पर से पानी निकलने का निष्कासी नहीं है, उस एरिया में अगर बहुत ज़्यादा पानी जमा होगा तो वहां से मिलता है तरई। क्या मिलता है, पीटी सॉइल। और इसी पीटी सॉइल में क्या होता है, तरई वन। ठीक है, तो इस पीट सॉइल में इंडिया में क्या देखने को मिलता है, तराई फॉरेस्ट। भारत में यहां पर क्या है, तराई फॉरेस्ट। क्लियर, खासकर आपका अगर देखेंगे तो ये होगा आपका बंगाल के पास, मुर्शिदाबाद के आसपास का क्षेत्र है। और ऊपर जाएंगे अगर तो आपको ये भी तराई ऊपर के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इस तराई में ये एकलौता मिट्टी है जो कि आपका लगभग क्या है, चट्टान जैसा ही हो जाता है, रॉक से, रॉक बनने के ही प्रोसेस में ही होता है। ठीक है, रॉक से जस्ट बिल्कुल बारीक हटा होता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ह्यूमस कंटेंट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, जीवाश्म होते हैं, क्योंकि पानी के ऊपर धीरे धीरे वो पनपते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम ह्यूमस कंटेंट, क्योंकि पानी ठहरा हुआ है, बह तो रह नहीं रहा है क्योंकि वो जम भी गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम ह्यूमस कंटेंट, यहाँ पर ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और इसी वाले क्षेत्र में आपको क्या मिलता है, एक तरह का कोयला भी मिलता है, कोल भी मिलता है। और उस कोयले को क्या बोलते हैं, पीट कोल। कोल की सबसे गंदी, जो सबसे लीस्ट वैरायटी ऑफ कोल होता है, सबसे खराब तरह का कोल जिसको बोलते हैं पीट, वो मिलता है यहीं पे। ठीक है, तो ये था भारत में जो अलग अलग क्षेत्रों में मिट्टी मिलती है, उस मृदाओं के बारे में बात किया हमने, साथ ही साथ चट्टानों को देखा और उनके साथ साथ जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जितने भी क्वेश्चन थे उसको। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अब उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपसे सॉइल प्रोफाइल पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। पर छत्तीसगढ़ पीएससी में सॉइल प्रोफाइल नहीं है, क्योंकि यूपी पीसीएस जो है वहाँ पर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन जो वहाँ पूछा गया वो छत्तीसगढ़ में अप्लाई नहीं है। आपका सिलेबस अलग है, उनका सिलेबस अलग है। क्लियर, तो आपके सिलेबस के हिसाब से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, उनके सिलेबस के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो ये कहते हैं भारत की जितनी भी प्रमुख मिट्टी हैं, उस मिट्टियों का वर्गीकरण, उस मिट्टियों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, साथ ही साथ हमने क्या देखा, चट्टानों को देखा और चट्टानों से संबंधित चीज़ों को भी पढ़ा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर खत्म होता है आपका ये दोनों टॉपिक। अब आप लीजिए मैप एंट्री आज के लिए। ठीक है, डे 3 मैप एंट्री। और आज के मैप एंट्री में आप क्या करेंगे, पहला, ये आपको मैं आज काम दे रहा हूं, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत के मेरे को पूरे के पूरे 18 बायोस्फीयर के नाम चाहिए। और इन बायोस्फीयर में से कुछ बायोस्फीयर ऐसे हैं जो कि किसके पार्ट हैं, सम ऑफ द बायोस्फीयर आर पार्ट ऑफ MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि किसका है, यूनेस्को का। ठीक है, इसके जितने पार्ट हैं उसमें लगभग भारत के 10 हैं कि 11 आप देखेंगे और मेरे को बताएंगे इसको मैप में। ठीक है, तो आप भारत के पूरे 18 बायोस्फीयर के रिजर्व के नाम और साथ ही साथ मैप यूनेस्को के जितने भी पार्ट हैं उसको, दोनों को आज मैप में प्लॉट करेंगे। ठीक है, और फिर मैं आपको उस बायोस्फीयर की खासियत बताऊंगा अपने एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्लास में कि उसमें क्या क्या चीज़ें विशेष हैं। पर आप क्या करोगे, इसका पहले मैप बनाओगे। दूसरा मैप आप बनाओगे आज का है काम, बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ झील जितने हैं भारत के, लेक्स ऑफ इंडिया, झील, कुछ के नाम मैं यहां पर बता रहा हूं, इनको खासकर, और इसके बाद जितना आपको याद रख सकते हैं आप उतने को और इसके ऊपर लिख लेना। ठीक है, तो जितना मैं बता रहा हूं इनको जरूर याद रखना, और अगर आपको लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा हमको याद हो सकता है तो आप उसको बढ़ाइए, नहीं तो जितना मैं बता रहा हूं उतने को अच्छे से करिए। चलिए लिखते चलिए। पहला, चिल्का झील, चिल्का लेक। चिल्का लेक क्या है, द लार्जेस्ट आपका
सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील क्या है? चिल्का झील। दूसरा, वुलर झील, वुलर लेक, WULAR, वुलर झील भारत की सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, वुलर लेक। थर्ड, पोंगोंग सो, बिल्कुल इसको क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर चाइना और भारत के बीच विवाद कल भी पढ़ाया था। पोंगोंग सो, पोंगोंग सो, ठीक है। अच्छा 3 हो गए। चौथा, डल झील, डल लेक। चौथा, चारों के पांचवा, रेणुका ताल, रेणुका ताल या रेणुका झील, जो भी लिखना लिखो, रेणुका, रेणुका लेक। उसके बाद लिखिए कोलेरू, KOLLERU, कोलेरू, कोलेरू लेक। उसके बाद लिखिए हरिके, HARIKE, हरिके। उसके बाद लिखिए चंद्राताल, इसके बाद लिखेंगे भोज, BHOJ, भोज वेटलैंड, भोज वेटलैंड। वेम्बनाड कोल, अगला वेम्बनाड कोल। कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, झील का पार्ट नहीं है, अलग है लेकिन लिख लो। भीमताल, नैनीताल, ये तो आप लोग को पता ही होगा, आसान है। इसके बाद लिखेंगे लॉकटेक, लॉकटेक झील, ठीक है, लॉकटेक। और जब सर्च करते हो तो खाली सर्च की यहाँ है, अरे थोड़ा पढ़ लो उसको, थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन उसके बारे में कुछ डिटेल पता चल जाएगा। 1 घंटे मिलते हैं, 20-30 एंट्री होता है, बस 20 सेकंड में हो जाता है आपका होमवर्क। उसको पढ़ना भी है, सब इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैं नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो आपका क्या कहो 60 लेक्चर में नहीं होता चीज़ें। पर हम कोशिश करें कि आपको आपके तरफ से इनपुट और हमारे इनपुट, दोनों के इनपुट से क्या हो जाए, आपका हर एक एंगल को हम टच कर जाए, ठीक है। तो उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। कोलेरू हो गया। पुलिकट लिखिए अगला, पुलिकट झील, पुलिकट, पुलिकट। अगले झील को फिर से वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे, लोनार, LONAR, लोनार झील। अभी कोरोना वायरस में उसका पानी पूरा पिंक कलर का हो गया था, बहुत सुंदर दिख रहा था, तो बहुत ज़्यादा क्या था, न्यूज़ पे था। और भारत का एकलौता ये क्या है, ज्वालामुखी झील है। क्रेटर लेक ऑफ इंडिया, ओनली क्रेटर लेक ऑफ इंडिया लिखो, CRATER। क्रेटर क्या होते हैं, ये जो ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी, तो इसके ऊपर का ये जो पार्ट है, तो ऐसा ज्वालामुखी जो क्या होगा, अब नहीं फटेगा, इसके ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, पानी यहाँ का जमावट हो गया और ये क्या हो रहा है, एक झील दिख रहा है। और ऐसे झीलों को क्या बोलते हैं, क्रेटर लेक। तो ओनली क्रेटर लेक ऑफ इंडिया, लोनार, ज्वालामुखी झील एकलौता भारत का कौन सा है, लोनार। इसको लिखेंगे, ठीक है। तो लोनार को भी आप करेंगे अच्छे से। इसके साथ साथ हरिके शायद मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो हरिके हो गया। और भी कुछ झील है, ठीक है। तो इतने तो आप मिनिमम पढ़ोगे, मिनिमम है ये। और इसके बाद आप और जितना ज़्यादा ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो, क्लियर। बाकी क्योंकि मैं आपको फिर से आऊँगा वापस, जब हम लोग पढ़ेंगे रमसार साइट, रमसार वेटलैंड, वहाँ पर मैं आपको फिर से इस चीज़ को पढ़ाऊँगा। लेकिन आप इतने को पहले अच्छे से करें, इसके बाद इसमें और ऐड करेंगे। तो आज का काम क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व का लिस्ट बनाना है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, कौन सा कहाँ है, कैसा है, और साथ ही साथ झील को, और उसके साथ साथ ये वाली क्लास को, ठीक है। तो आज हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी को, आज और कल, अब आपको क्या करना है, डे 2 के साथ साथ डे 1 को पहले रिवाइज कर लो, फिर डे 2 को पढ़ो, दोनों को एक साथ पढ़ना। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन करोगे तो क्या होगा, 10 दिन के अंदर ज्योग्राफी ऐसा हो जाएगा कि इसके रिगार्डिंग कितना भी फैक्ट पूछे, कॉन्सेप्ट पूछे, वो आपसे सारा का सारा बन जाएगा। और जितनों ने भी कल आपका आंसर सबमिट किया, जितनों ने भी आपका क्या किया है, टेस्ट का जो टेस्ट दिया, और साथ ही साथ जितनों ने भी अपना होमवर्क वाला जो शीट्स को सबमिट किया, मैं आपको यही बोलूँगा यहाँ से कि आप कम से कम 1 कदम आगे निकल गए हो दूसरों से।
और जो दूसरे जिन्होंने किया नहीं है, आप एक कदम पीछे हो, आज क्यों ना हम 2 कदम आगे चलें और उनकी बराबरी कर लें और आगे चलकर उनसे और कुछ कदम आगे चलकर उनसे भी आगे हो जाएंगे। तो दोनों के लिए ये क्या है, कंपटीशन है। आपका कंपटीशन कम नहीं होगा, सीट्स उतने ही हैं। जो ज़्यादा तेज दौड़ेगा, जो ज़्यादा तेज मतलब नहीं, जो ज़्यादा अच्छे से दौड़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तेज भी दौड़ना है और अच्छे से भी दौड़ना है, क्योंकि हमारे पास दिन कितने हैं, 60। तो मेक श्योर एक एक दिन काउंटेड हो, एक एक सेकंड काउंटेड हो और आप अपने प्रिपरेशन में बिल्कुल भी डाइल्यूट ना हो। 60 के 60 दिन, चाहे गला बैठ जाए मेरा, चाहे मेरे शरीर से एक एक बूंद पसीना निकल जाए, खून खत्म हो जाए, लेकिन 60 के 60 दिन चाहता हूं मैं आप मेहनत करो। मैं यहां से आपको रगा के रखूंगा, ठीक है, और मैं आपके लिए खुद भी उतना मेहनत करके यहां पर आऊंगा। ऐसा नहीं होने दूंगा किसी दिन कि मैं यहां पर आ गया, खड़ा हो गया स्टेज पे, बस एक एक्सक्यूज की तरह कि आज मेरे को पढ़ाना है, ठीक है। तो जिस तरह से हम आपके लिए हर दिन कर रहे हैं, एक दिन में हम भी 4-4, 6-6 लेक्चर लेते हैं, तो आपको भी क्या करना है, उतने समय अपने आप पे इन्वेस्ट करना है। बराबर हमको आपस में कंपटीशन नहीं करना, लेकिन आपको क्या करना है, अपने लिए करना है और उन लोगों के साथ करना है जिन्होंने आपका आंसर कल सबमिट किया था, वो कम से कम एक दिन आगे हैं आप लोगों से। सो जितनों को भी एडमिशन लेना होगा, अभी जो हमें ऐसे ही सुनते हैं उनको ये बताऊं कि एडमिशन ऑलरेडी ओपन है। जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे डिटेल दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वाले डेमो लेक्चर्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एडमिशन के लिए आप बात कर सकते हैं और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। बेस्ट ऑफ लक आज के लिए और बहुत अच्छे से आप सभी पढ़ाई करें। थैंक यू।